नमस्कार, सवाल इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। अहम खबर जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जैसे ही छुट्टी के बाद सुप्रीम कोर्ट बैठा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सबसे पहले नीट के मामले पर अहम सवाल जो हैं वो सरकार और एनटीए की तरफ दागे। सीजेआई ने एनटीए से कहा कि इसकी जांच करनी होगी कि क्या नंबर 1 कथित उल्लंघन सिस्टमैटिक तरीके से हुआ है, क्या उल्लंघन में पूरी परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावित किया है, क्या धोखाधड़ी के लाभार्थियों को बेदाग छात्रों से अलग करना संभव है। नीट पेपर लीक केस में परीक्षा रद्द करने की मांग और अनियमितताओं की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम सुनवाई करते हुए ये सारी बातें कही। इस दौरान कुल 38 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। इसमें से 34 याचिकाएं छात्रों, शिक्षकों और कोचिंग संस्थानों ने दायर की हैं, जबकि 4 याचिकाएं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने लगाई। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह साफ है कि पेपर लीक हुआ है। सवाल यह है कि इसका दायरा कितना बड़ा है। यह समझना जरूरी है कि पेपर लीक कितना व्यापक है। सिर्फ 2 लोगों की चीटिंग की वजह से पूरा एग्जाम कैंसिल नहीं किया जा सकता। सीजेआई ने यह भी कहा कि यह जानना चाहते हैं कि एनटीए और सरकार ने अब तक पेपर लीक के आरोपियों को पहचानने में क्या क्या कदम उठाए हैं। साथ ही सीजेआई ने पूछा कि अगर परीक्षा की पवित्रता खत्म तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना ही होगा। दागी और बेदाग को अलग करना संभव नहीं तो दोबारा परीक्षा का आदेश देंगे। अगर सारे लाभार्थियों की पहचान नहीं हुई है और पहचान की प्रक्रिया जारी है तो परीक्षा रद्द करनी होगी। 24 लाख छात्रों का पेपर रद्द कर दोबारा कराना हमारे लिए आखिरी ऑप्शन है। मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी का गठन होना चाहिए। अगर लीक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हुआ है तो विस्तार से बताइए कि क्या फॉरेंसिक डेटा का विश्लेषण किया जा सकता है। सीजेआई ने यह भी कहा कि केंद्र से कहा कि सेल्फ डिनायल मोड में रहना नहीं चाहिए। देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा के बारे में आप बात कर रहे हैं। सरकार से जानना चाहते हैं कि उन्होंने इस मामले में क्या क्या कदम उठाए हैं। अब तक की जांच पर सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे। एनटीए और केंद्र सरकार सभी सवालों के जवाब दे। जवाबों के आधार पर दोबारा परीक्षा कराने का फैसला किया जा सकता है, ऐसा सीजेआई ने आज कहा है। बहुत अहम ये इसलिए भी बन जाती है कि लगातार जब से ये नीट परीक्षा के बारे में चर्चा शुरू हुई थी कि यहां पर कुछ गड़बड़ी हुई है, लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जब सामने आए तो उन्होंने बार बार यह बात कही कि पेपर लीक नहीं हुआ है, परीक्षा दोबारा नहीं कराने की आवश्यकता है। उसके बाद धीरे धीरे पहले एनटीए को क्लीन चिट दिया गया, फिर बात यह मानी गई कि एनटीए में कुछ खामियां हैं, फिर यह बात कही गई कि इसके अंदर सीबीआई की जांच हो रही है। बिहार, गुजरात, कई राज्यों में इसकी एक जांच चल रही है। वहां पर लगातार कहा जा रहा था कि पेपर लीक हुए हैं। तो अब सीजेआई ने इन सब बातों पर व्यापक एक बात कही है कि पहले यह समझना होगा कि दायरा कितना बड़ा है और अगर सबसे आखिरी ऑप्शन है, अगर इस तरीके से चीजें चलती रही तो परीक्षा को दोबारा देने का भी फैसला सुनाया जा सकता है। आशीष भार्गव हमारे सीनियर एडिटर लीगल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, बहुत अहम ये पूरा मामला था। इसमें लाखों छात्रों की, उनके माता पिताओं की और उस साथ साथ अगर देखें तो देश में कई सारे लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। जिस तरीके से एनटीए एक के बाद एक सेल्फ गोल या गलतियां करता जा रहा है, उसके बाद से विश्वास छात्रों का उठता जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट पर ही आखिरी आस लगाए बैठे हैं। जी बिल्कुल, देखिए बहुत कुछ हुआ है आज। अगर हम इसको आम लोगों की भाषा में समझें और समझाएं तो सीधे सीधे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने 3 कदम बता दिए हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए। पहला, ये बताया जाए कि लीक जो है वो उसका दायरा क्या था। क्या वो एक जगह का लीक था जैसा कि दावा किया जा रहा है, या फिर वो स्प्रेड हो गया था, उसका दायरा बढ़ गया था। अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल हुआ है तो उसका दायरा बहुत बड़ा हो गया होगा, उन्होंने ये कहा। दूसरी बात, क्या हम जो गलत काम करने वाले जो लाभार्थी हैं, बेनिफिशरी इससे हुए, क्या उनको बेदाग जो छात्र उनसे अलग कर सकते हैं। अगर उनसे अलग कर सकते हैं तो जो गलत काम करने वाले हैं उनकी सबकी पहचान हो जाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और बाकी छात्रों को इसी परीक्षा के जरिए आगे बढ़ने की इजाज़त दी जा सकती है। तीसरी बात, वो ये कह रहे हैं कि क्या इस मामले में ये कहा जा सकता है कि इस परीक्षा से किसी भी तरीके से कोई भी नुकसान उस स्तर पर नहीं हुआ है कि पूरी परीक्षा को रद्द किया जाए। तो ये एक बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर एक दायरा खींच दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और ये कह दिया है कि अगर एनटीए, सीबीआई और केंद्र
सुप्रीम कोर्ट को इन बातों पर संतुष्ट कर दे कि इसका दायरा बहुत बड़ा नहीं था, सारे लाभार्थियों का पता लगाया जा चुका है। अंदर क्या क्या रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं जो हर साल नहीं होते थे। और ये भी कहा कि हो सके तो ये गवर्नमेंट मतलब आप खुद ना करके किसी और एजेंसी से कराएं, एनटीए खुद ना करे, कोई और एजेंसी करे, इस डेटा को ऑडिट करे, वहां से रेगुलरिटीज मिले। तो अभी तो इन्होंने ये बोला है वेडनेसडे तक का टाइम दिया है कि ये सारी चीजें सबमिट करें, फिर थर्सडे को उस पर सुनवाई करेंगे। ओवरऑल ऐसा लगा कि सीजीआई साहब ने काफी बच्चों की बात सुनी। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, चीफ जस्टिस की अगर बात की जाए, कि उन्होंने कहा कि 24 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है, हमें हर चीज़ जो है वो तह तक जाकर देखना होगा। पेपर कब लीक हुआ, पेपर लीक होने का नेचर क्या था, कहाँ लीक हुआ, किस तरह से लीक हुआ, ये तमाम बातें हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी अपने ऑर्डर में लिखवाया कि जो उल्लंघन हुआ है वो सिस्टमेटिक तरीके से हुआ है, यानी जो ब्रीच हुआ है पेपर लीक को लेके, उसमें वो सिस्टमेटिक तरीके से हुआ है, पूरी परीक्षा को प्रभावित किया है या नहीं किया उल्लंघन, ये तमाम सवाल जो है वो पूछे हैं NTA से भी। इसका कारण ये रहा क्योंकि 2015-16 का जो मैटर है जहाँ पे री टेस्ट हुआ है AIPMT में, वहाँ पे ये लिखा गया था माननीय कोर्ट के जजमेंट में कि सिस्टमैटिक फेलियर था। तो सिस्टमैटिक फेलियर के अंदर जब होता है तो उसके अंदर रीटेस्ट आपको कराना पड़ सकता है। तो ये डिटरमाइन करना चाहते हैं कि सिस्टमैटिक फेलियर है या कुछ लोगों की मैल प्रैक्टिसेस के अंदर इन्वॉल्व है। जैसे बिहार पुलिस की जब आप FIR की कॉपी पढ़ेंगे डिटेल में, मैंने कई बार पढ़ी, उसके अंदर लिखा हुआ है कि कुछ NTA के ऑफिशियल भी इन्वॉल्व थे, विच मीन सिस्टमैटिक फेलियर। इसीलिए शायद वो पूरी कस्टडी ऑफ पेपर जानना चाहते हैं कहाँ से कहाँ गया, कि इसके अंदर सिस्टमैटिक फेलियर है कि नहीं है। इसके सिवा गोधरा वाले मुद्दे पर भी काफ़ी देर चर्चा हुई है। सभी मुद्दों को 2 घंटे तक डिटेल में सुना गया है। अब इतने समय में इतना ही सुन सकते थे, तो डिटेल में गोधरा वाला मुद्दा भी सुना गया है, बिहार का मुद्दा भी सुना गया है, इवन ग्रेस नंबर का मुद्दा भी डिटेल में सुना गया है। एक सेंटर से 6 बच्चे कैसे 720 में 720 ला सकते हैं, ये भी सुना गया है। तो हाँ, अब 24 लाख बच्चों की जिंदगी यहाँ पे दांव पे लगी, इसलिए सीजीआई ने कहा है कि एक बार में हम ये नहीं बोल सकते कि जाओ रीनीट कर लो। उन्होंने कहा ये कहना भी सही नहीं। तो ये जो एक याचिकर्ता थे, कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं फिजिक्स वाला के नाम से, उन्होंने भी इस पर बात करते हुए कहा कि देखिए किस तरीके से ये पूरा जो मामला आज सुना गया है, इस पर और चर्चा करेंगे, आशीष के पास भी चलेंगे और साथ ही साथ और चर्चा करेंगे। डॉक्टर चंद्रभूषण शर्मा, प्रोफेसर इग्नू के हमारे साथ, पूर्व प्रोफेसर इग्नू हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या इसमें अब हो सकता है। सर, 24 लाख बच्चे जिनका फ्यूचर करियर दांव पे लगा है और उनके साथ जुड़े हुए उनके परिवार, माता पिता, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? एक तो जो NTA के ऊपर लगातार एक परीक्षा नहीं, एक के बाद एक परीक्षाओं पर सवाल उठते आए हैं, कहीं ना कहीं विश्वास जो है पूरी टेस्टिंग एजेंसी का और पूरे सिस्टम पर से कम अभी छात्रों का हिला हुआ दिखाई पड़ता है। देखिए, निश्चित तौर से ये गंभीर विषय है और चिंता का विषय है, लेकिन मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगा। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि किसके कहने पर विश्वास करेंगे और कैसे हम वो विश्वास जगाएं पूरे समाज में कि मेरी जो संस्था है वो काम ठीक कर रही है, और अगर नहीं कर रही है तो हम बहुत कठिन एक्शन लेंगे। शिक्षा मंत्री कई बार आए हैं, बताए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा मंत्री एक टफ आदमी है और उनके क्षेत्र पर कोई दाग नहीं है, तो विश्वास करना चाहिए। दूसरी बात जो माननीय कोर्ट कह रही है, ये निश्चित तौर पर देखने का विषय होगा कि क्या कोई सिस्टमेटिक फेलियर, दैट मींस कि क्वेश्चन सेटिंग से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन एग्जामिनेशन तक में कोई आदमी इन्वॉल्व था। तो इसके लिए बहुत पहले से मैं बोलता रहा हूं कि एक जांच समिति जो NTA के इस एग्जाम को पूरा एग्जामिन करे, वैसे लोगों की कमिटी जिसको पता है कि ऐसे एग्जाम्स में क्या गड़बड़ी होती है, जो इन्वॉल्व रहा है इस ऐसे प्रोसेसेस में, कहाँ सेंटर क्या होता है, कैसे होता है। देखिए, तीसरी बात यह कि कोचिंग सेंटर्स बहुत एक्टिव हैं, उनको बड़ी चिंता है कि फिर से दोबारा परीक्षा हो जाए। दोबारा परीक्षा के बिल्कुल पक्ष में मैं नहीं हूं, क्योंकि आप अभी भी नाम सुन रहे हैं पटना, गोधरा, 3-4 शहरों का। कुछ लोग, आप 5,000 से ज्यादा जगहों पर परीक्षा ले रहे हैं और इसमें कम से कम 25-30 हजार लोग इन्वॉल्व होंगे, क्वेश्चन धोने से लेकर के रखने में, उसकी चाबी किसके पास थी। तो इन 25-30 हजार में 4-5 लोग तो बेईमान निकल ही सकते हैं, और वही दिख रहा है। एक हजारीबाग का प्रिंसिपल निकालता है, वो किसी को देता है, लेकिन अगर ये वाइडली सर्कुलेट होता नेट पर तो ये दिख जाता ब्लैक नेट को कि ऐसा कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं हुआ है। मैं मानता हूं कि जो CBI की इंक्वायरी हो रही है उसको सरकार निश्चित तौर पर दबाव डाले कि तेज करो और जितना जल्दी कोई ना कोई परिणाम आवे, ताकि दिख सके कि ये हुआ क्या था। मैं नहीं मानता हूं कि ये 24 लाख बच्चों तक पहुंचा क्वेश्चन। देखिए,
परेशानी आज ये है, इसको पूरे समाज को समझना पड़ेगा कि ये 24 लाख बच्चों में केवल 1,20,000 का दाखिला होने वाला है, क्योंकि आपके पास मेडिकल कॉलेजेस में केवल 1,20,000 जगह है। तो अगर मेरा स्थान 1,20,000 एक आ रहा है और मुझे कोई भी मौका लग जाए कि दोबारा परीक्षा दे दूं, तो मैं जरूर प्रयास करूंगा कि ऐसा हो जाए। और 24 लाख में से अगर 1,20,000 पास हो रहे हैं तो एक बड़ी संख्या है जिसके लिए नेतागिरी करना चाहिए, और करना कोई करेगा भी। मुझे मौका होता तो मैं ही इनका नेता बनना चाहता कि हाँ आइए आपके लिए लगता हूं मैं, दोबारा परीक्षा का। जी, मैं एक एक और सवाल बड़ा आपसे सर, लेकिन एक सवाल और समझना चाहूंगा, उससे पहले आशीष के पास एक बार दोबारा चलते हैं। आशीष मेरे सहयोगी जो लगातार सुप्रीम कोर्ट से एक खबर हमारे लिए दर्शकों तक लेकर आ रहे हैं। आशीष, जो सुप्रीम कोर्ट में जैसे दायरे की जो बात हो रही थी, डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि देखिए कुछ ही शहरों में अभी, चाहे वो बिहार की बात हो या गुजरात के कुछ शहरों की बात हो, वहां पर ही इस तरह की अब एक खबर आई है। तो अब ये बात जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे हैं, कैसे तय होगा कि इसका दायरा कितना बड़ा है? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा। आप सुप्रीम कोर्ट की पूरी कार्रवाई को अगर आप देखेंगे, उसने कुछ चीज़ें सीबीआई से मांगी हैं, कुछ चीज़ें एनटीए से मांगी हैं, कुछ चीज़ें केंद्र से मांगी हैं। निश्चित तौर पर आप देखिए, एनटीए से भी बहुत चीज़ें की जानकारी मांगी है कि आपके पेपर सेट किस तरीके से प्रिंटिंग प्रेस में जाते हैं, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, पेपर प्रिंट होने के बाद कहाँ आते हैं, कहाँ रखे जाते हैं, उसके बाद जब आप भेजते हैं तो वो कहाँ पर किस तरीके से सेंटरों के पास भेजते हैं। तो ये तमाम चीज़ें पूछी गई हैं, और कितनी देर पहले आप ये पेपर खोल कर सेंटर पर देते हैं, ये तमाम चीज़ों की जानकारी भी ली गई है। इसके अलावा ये भी पूछा गया है कि सीबीआई से पूछा गया है कि पेपर लीक के जो भी जांच हुई है वो बताइए। एनटीए को ये बताना है कि क्या सारे गलत जो लाभार्थी हैं जिनको फ़ायदा हुआ इनसे, क्या उनकी पहचान कर ली गई है। अगर उनकी पहचान हो गई तो साफ है कि दोबारा पेपर की ज़रूरत नहीं है, दोबारा परीक्षा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उनको अलग कर दिया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि अगर सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल भी लगा कि इसका दायरा उतना नहीं है जितना एजेंसीज बता रही हैं, तो दोबारा जो परीक्षा है वो कराने के अलावा कोई दूसरा उपाय, अंतिम उपाय उनके पास नहीं है। तो यहाँ पर अब इन एजेंसियों की और केंद्र सरकार की परीक्षा है कि वो जो बुधवार को जो स्टेटस रिपोर्ट और सारी चीज़ें दाखिल करेंगे, उससे सुप्रीम कोर्ट उनको देखकर समझ जाएगा, पहचान कर लेगा कि ये मामला उतना है जितना बताया जा रहा है या मामला उससे बाहर है। क्योंकि एक चीज़ तो साफ है, और चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कही भी है कि अगर ये सोशल मीडिया के जरिए फैला है तो फिर इसका विस्तार कहाँ तक हुआ होगा ये आप सोच नहीं सकते। लेकिन अगर वो एक सीमित लोकल स्तर पर, स्थानीय स्तर पर सीमित रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट दोबारा परीक्षा नहीं कराना चाहेगा, क्योंकि 23 लाख से ज़्यादा बच्चों के भविष्य का सवाल है। ये भी बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है कि 67 छात्रों को, जो अब तक कभी नहीं हुआ, 1 या 2 या 3 छात्रों को पूरे मार्क्स मिलते थे, उनको 720 मार्क्स कैसे मिले हैं, ये भी बड़ा उन्होंने सवाल उठाया। और ये साफ कर दिया है कि जो परीक्षा की पवित्रता है, अखंडता है, वो तो प्रभावित हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, पेपर लीक हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ ये पता लगाना है कि उसका जो पेपर लीक हुआ है उसका दायरा कितना है, क्या जो गलत काम करने वाले लाभार्थी हैं जिन्होंने इसका फ़ायदा उठाया, उनको बेदाग जो हैं, जो मेहनत से प्रयास करके जिन्होंने परीक्षा दी, उनसे अलग किया जा सकता है। इन 3 चीज़ों के ऊपर दायरे पे सब कुछ घूमता है। अगर इन चीज़ों में ये एजेंसियां सुप्रीम कोर्ट को संतुष्ट करने में सफल हो गई तो शायद दोबारा पेपर नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये बात तय है कि ये नीट की जो परीक्षा दोबारा होगी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मल्टी डिसिप्लिनरी जो एक्सपर्ट कमेटी है उससे इसकी पूरी जाँच होनी चाहिए। ये भी तय होना चाहिए कि भविष्य में इतनी देश की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित जो परीक्षा है उस पर इस तरह सवालिया निशान न लगे। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, और गुरुवार का दिन इस मामले में काफ़ी अहम है। बुधवार तक ये सब रिपोर्ट जो है वो दाखिल करनी है। काउंसलिंग को लेकर भी पॉलिसी डिसीजन लेने को केंद्र और एनटीए को कहा गया है। जी, तो बुधवार का इंतजार करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि किस तरीके से ये पूरी चर्चा आगे बढ़ती है। जैसे प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि कुछ जगह पर अगर ऐसा हुआ है तो लाखों बच्चों को इसकी सजा देना ठीक नहीं होगा, तो उसमें शायद बुधवार की जो चर्चा है उसमें इसका दायरा अगर समझ में आता है तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पूरा एक माइलस्टोन होगा इस पूरे मामले को आगे बढ़ाने के लिए, इसकी विश्वसनीयता को दोबारा से रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल सीयूईटी यूजी की जो अंडरशीट आंसर शीट है वो जारी होने वाली है। सीयूईटी का कहना है कि अगर छात्रों ने शिकायत की और उनकी शिकायत सही पाई गई तो उसको दोबारा इम्तहान हो सकता है। छात्रों को शिकायत करने के लिए 9 तारीख तक का समय दिया गया है।
15 से 19 जुलाई के बीच में शिकायत करने वाले छात्र परीक्षा दे पाएंगे। करीब 13 लाख छात्रों ने CUET अंडर ग्रेजुएट की परीक्षा दी है। वहीं बिहार में जो पुलिस ने CTET परीक्षा यानी कि सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन जो टेस्ट जो होता है उसे देते हुए 15 फर्जी परीक्षार्थियों को गिरफ्तार किया है। दूसरे के बदले परीक्षा देने पहुंचे थे ये 15 लोग। दरभंगा से 2 महिला समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। छपरा से भी 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गोपालगंज में 2 50,000 रुपए लेकर दूसरों के बदले परीक्षा दे रहे थे। अंगूठे के निशान और बायोमेट्रिक में नहीं हुआ था इनका मिलान। प्रभाकर कुमार मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, एक और तरीका जिस तरीके से सिस्टम को गच्चा देने की कोशिश कम से कम इस परीक्षा में दी जा रही थी। जी बिल्कुल, अरे इन्हें आप मुन्ना भाई कह सकते हैं। ये रियल लाइफ के मुन्ना भाई हैं और ये 15 लोग अरेस्ट हुए हैं। सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट CTET की परीक्षा थी ये, और इसके सेंटर्स जो हैं बिहार के लगभग सभी ज़िलों में थे। जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो दरभंगा से हुई हैं, वो गोपालगंज से हुई हैं और वो छपरा से हुई हैं। और ये वो लोग हैं जो कि दूसरों के बदले, जो असली अभ्यर्थी हैं उनके बदले पैसे लेके उनके नाम पे अपेयर होते हैं। और अगर आप देखेंगे तो जो परीक्षा हॉल में जाने से पहले 2 तरह की जांच की जाती है। पहली जांच होती है जो कि एक एडमिट कार्ड होता है जिस पे आपका फ़ोटो लगा होता है, उससे आपके चेहरे का मिलान किया जाता है, आपके डिटेल्स को चेक किया जाता है, आपके जो बाकी डिटेल्स आपने एडमिट कार्ड में दिया है वो चेक किया जाता है। दूसरा जो होता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक में जो अभ्यर्थी होते हैं उनका फिंगरप्रिंट्स पहले से होता है वहाँ पे मौजूद, और जो आप अगर एग्जामिनेशन हॉल में घुसते हैं तो उसके बाद एक बार फिर से आपका बायोमेट्रिक लिया जाता है ताकि उसका मिलान हो सके। उसी मिलान के दौरान ये 15 लोग पकड़े गए हैं और इनका जब नहीं मिला बायोमेट्रिक तो उसके बाद पुलिस को बुलाया गया, इनसे पूछताछ की गई और पूछताछ में पाया गया कि ये वो है ही नहीं, ये वो विद्यार्थी नहीं है जिनके नाम पे एडमिट कार्ड इशू हुआ था, और ये दूसरे लोग हैं। ये 50,000 से 1 लाख रुपए लेके ये वो लोग होते हैं जो कि मतलब इंटेलिजेंट माने जाते हैं और जिनमें ये काबिलियत होती है कि वो एग्ज़ाम पास कर सके। वो 1 लाख रुपए के आसपास की राशि लेके वो बैठते हैं एग्जामिनेशन में और उसके बाद उन्हें पास कराते हैं। अब जो पुलिस की तहकीकात चल रही है उसमें पुलिस का कहना है कि ये केवल 15 लोग जो हैं वो गिरफ्तार तो हुए ही हुए हैं। जिन 15 के बदले जो असली अभ्यर्थी हैं, जिनके बदले ये बैठ के एग्ज़ाम दे रहे थे, वो भी उतने ही दोषी हैं और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो कुल मिला के ये है कि इसमें गिरफ्तारियां और होंगी। अभी 15 लोग गिरफ्तार हुए हैं और इस मामले में और गिरफ्तारियां होंगी। और ये जो परीक्षा में अनियमितता की बात करते हैं उससे लगता है कि बिहार का बहुत पुराना रिश्ता है। अभी नीट का मामला शांत भी नहीं हुआ है। नीट जो पेपर लीक मामला था उसमें हमने देखा कैसे बिहार और झारखंड इसमें एक तरह से एपी सेंटर बना हुआ था, और उसके बाद ये CTET का मामला आ गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रभाकर, और ये सारी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक सवाल की जो आपके लिए हमेशा हम लोग इस वक्त पूछते हैं, जिस पर आप अपनी राय जो है हमें QR कोड जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है उसको स्कैन करके दे सकते हैं और अपना जवाब हमें भेज सकते हैं। सवाल यह है कि क्या बद इंतजामी के कारण बारिश से ज्यादा तबाही हो रही है? मौसम का तो असर है ही, लेकिन क्या हम लोग इन सब चीजों के लिए तैयारी ठीक से नहीं करते हैं हमारे देश में और इस वजह से नुकसान ज्यादा हो रहा है? आपको क्या लगता है? इस पर आप अपना जवाब जो है वो QR कोड को स्कैन करके हमें भेज सकते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मणिपुर के दौरे पर हैं। आज राहुल गांधी का असम दौरा होते हुए मणिपुर में वो पहुंचे, जहां पर हिंसाग्रस्त इलाकों में जिरीबाम सबसे पहले वो पहुंचे और उसके बाद हिंसा प्रभावित लोगों से उन्होंने बातचीत की। इसके अलावा राहुल गांधी चुराचांदपुर पहुंचकर राहत शिविरों में रह रहे लोगों से उन्होंने बातचीत की। आपको बता दें, मणिपुर बीते 1 वर्ष से ज्यादा से हिंसा से प्रभावित है। हिंसा के चलते मणिपुर में बड़ी संख्या में लोग जो हैं विस्थापित हो चुके हैं। बीते 1 साल में राहुल गांधी की ये तीसरी मणिपुर यात्रा है। विपक्ष लगातार सरकार को मणिपुर के मुद्दे पर घेरता रहा है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी इस वक्त
मणिपुर के चुराचांदपुर आए हुए हैं और ये चुराचांदपुर ज़िले से ही पिछले साल जो जाति हिंसा मणिपुर में हुई थी उसकी शुरुआत हुई थी। इस वक्त वो ये जो रिलीफ कैंप है वहाँ पे जो पीड़ित है उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं। ये उनकी तीसरी विज़िट है मणिपुर में। पिछले साल जो जाति हिंसा शुरू हुई थी इसके बाद, और ये वाला विज़िट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकसभा में नेता विपक्ष बनने के बाद इनकी पहली विज़िट है नॉर्थ ईस्ट में। और आज ये शुरू हुई थी जब वो सिलचर पहुँचे थे बराक वैली में, असम के सदर्न असम में, और वहाँ से उन्होंने जिरीबाम का दौरा किया जो इलाका असम मणिपुर बॉर्डर में है। और वहाँ पे पिछले महीने कुछ हिंसा हुई थी, इसके बाद बहुत लोगों का पलायन हुआ था। उन लोगों से बात की उन्होंने। वहाँ पे जो असम के फ्लड के कुछ विक्टिम से भी मिले। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नज़ारा। इसके आगे मीडिया को जाने की इजाज़त नहीं है, इसलिए अभी हम यहाँ से दिखा रहे हैं। मगर ये विजिट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी ने सरकार को घेरने की कोशिश की है मणिपुर के इशू पे, और पूरी अपोजिशन ने सरकार को घेरने की कोशिश की है। और इसके साथ साथ एक सबसे बड़ी बात जो निकल के आती है कि अब देखा जा रहा है कि मणिपुर इशू पे अब पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर सब जगह एक प्रेशर क्रिएट करने की ज़रूर कोशिश ऑपोजिशन द्वारा की जा रही है। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में भी इसके बारे में बात की है कि मणिपुर में अब एक ट्रस्ट बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही है। पिछले महीने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बहुत हाई लेवल रिव्यू मीटिंग की थी सिक्योरिटी की, मगर कांग्रेस यहाँ पे इस मुद्दे के ऊपर सरकार को रास्ते में भी घेरने की एक कोशिश जरूर कर रही है। आज चुराचांदपुर के बाद राहुल गांधी मोइरांग में जो मैते समुदाय के जो जाति हिंसा में जो लोग पीड़ित हैं उनसे मिलेंगे, और इसके बाद शाम को राज्य के गवर्नर के साथ बैठक करेंगे। और इसके बाद शायद वो दिल्ली के लिए निकलने के पहले, वो लखनऊ के लिए निकलने के पहले मीडिया को भी संबोधित करें। मगर सबसे बड़ी बात जो रहेगी कि पार्लियामेंट के अंदर मणिपुर का इशू उठाने के बाद अब मणिपुर में ग्राउंड ज़ीरो में राहुल गांधी आके पीड़ितों से मिल रहे हैं, और कहीं ना कहीं पे एक दबाव ज़रूर बनाने की कोशिश हो रही है सरकार के ऊपर। जो मणिपुर में जाति हिंसा हुई है पिछले साल, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी चुनौती ज़रूर देने की कोशिश कर रहे हैं सरकार को कांग्रेस और अपोजिशन पार्टी। चुराचांदपुर से कैंपस संजय चक्रवर्ती साथ रत्नदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया। इस वक्त जम्मू कश्मीर से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक मुठभेड़ जारी है। इस भीषण मुठभेड़ आतंकवादी और सुरक्षा बलों के बीच हो रही है। आपको बता दें कि ये जो खबर आ रही है कि इसमें आतंकवादियों ने सेना के एक गाड़ी पर हमला किया और उसके बाद सेना ने पलटवार करते हुए अब जबरदस्त इस वक्त वहां पर मुठभेड़ जो है वो चल रही है। सीधे चलते हैं, मेरे सहयोगी नजीर मसूदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नजीर, क्या है जानकारी और इस वक्त क्या हालात हैं? जी, ये जो मुठभेड़ इस वक्त जारी है, काफी गोलीबारी रिपोर्टेडली जारी है। आर्मी की कुछ गाड़ियां थी, उन पे एक बड़ा आतंकी हमला हुआ। पहली इब्तिदाई इत्तला है कि एक जवान जख्मी हुआ। ये मेरी एक सीनियर पुलिस अधिकारी से बात हुई, उसने कहा उसके पास इतनी इत्तला है कि एक जवान जख्मी हुआ है, रीइंफोर्समेंट को वहां भेजा है। यह इलाका जनरल इलाका बिलावर है, कुठवा जिले में, जो पंजाब बॉर्डर पे है, पंजाब के पठानकोट जिले के साथ इसका बॉर्डर मिलता है। तो इस इलाके में कभी भी इस तरह का कोई आतंकी हमला अभी तक नहीं हुआ था, लेकिन जिस तरह से हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि पिछले 2-3 साल से जम्मू का क्षेत्र जो है वो आतंक के रडार पे ज्यादा से ज्यादा है, और सबसे ज्यादा घटनाएं जो है आतंकी वो जम्मू क्षेत्र में ही होती हैं। कल ही राजौरी के मंजाकोट इलाके में एक आर्मी कैंप पे फायरिंग हुई, अटैक हुआ, एक जवान जख्मी हुआ। आर्मी ने रिपल्स किया अटैक और आतंकी भाग निकलने में कामयाब हुए। और आज कुठवा के बिलावर इलाके में ये हमला हुआ। उसके बाद आर्मी ने पलटवार किया, का रीइंफोर्समेंट को वहां भेजा गया है। जम्मू कश्मीर की जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है उनके दस्ते भी वहां जा रहे हैं, क्योंकि ये कुठवा से भी काफी दूर है। जैसे कुठवा जो जम्मू से आप चलें तो 100 किलोमीटर है, उसके बाद 3-3.5 घंटे वहां चलने लगते हैं उस जगह पहुंचने में। तो काफी दूर दराज इलाका है बिलावर का ये इलाका कुठवा जिले में, और वहां ये अटैक हुआ। तो अंदाजा कर सकते हैं कि जो मिलिटेंसी के जो फुटप्रिंट्स हैं वो किस तरह कश्मीर घाटी से चल के पूरे जम्मू क्षेत्र को उन्होंने लिखा, अपने जो परछाई वो उसकी पड़ी है जो आतंकी। तो इस वक्त ये मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा फोर्सेस
उनको वो पलटवार किया है। अभी कोई खबर नहीं है क्या कोई आतंकी इसमें मारा गया है या नहीं, लेकिन ये सबसे चैलेंजिंग बात है कि किस तरह उन इलाकों में भी अब हमले हो रहे हैं, खासतौर पे आर्मी पे, जहां आतंक का नामो निशान भी नहीं रहा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नज़ीर मसूदी ये जानकारी हमें दे रहे थे कि किस तरीके से अभी एक मुठभेड़ जो है सेना और आतंकवादियों के बीच में जम्मू कश्मीर में चल रही है। जम्मू के इलाके में छोटा सा एक ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। मुंबई शहर में एक बार फिर से जोरदार बारिश हो रही है। आईएमडी के मुताबिक मुंबई में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। भारी बारिश के चलते यहाँ पर 2 बजे तक के आसपास समुद्र में ऊंची लहरें उठी। समुद्र का जलस्तर जो है वो बढ़ा हुआ है। महाराष्ट्र के ज़्यादातर जिलों में जमकर पानी बरस रहा है। मुंबई और आसपास के इलाकों में देर रात से ही भारी बारिश हो रही है। दादर, माटुंगा, किंग्सवे सर्कल, चेंबूर जैसे निचले इलाकों में पानी भर गया है। कई जगह पर रेलवे ट्रैक पर पानी भरा हुआ है और लाइफलाइन जो है जो मुंबई की कही जाती है लोकल ट्रेन्स, उनकी आवाजाही पर भी असर पड़ा है। सुबह बारिश कुछ घंटों के बाद थम गई थी, लेकिन दोपहर से फिर से बादल बरसने लगे हैं। भारी बारिश के चलते मुंबई के स्कूलों में आज छुट्टी कर दी गई। थाने, पालघर, रायगढ़, सोलापुर में भी जमकर बारिश हो रही है। प्रशासन का वहां पर भी स्कूलों में छुट्टी करनी पड़ी है। महाराष्ट्र के कई जिलों में एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है, जिससे कि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। ये बारिश जो है ये कम समय में गिरी है और जो पूरी तरह व्यवस्था जो है कैरिंग कैपेसिटी है उससे बहुत ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा ये बारिश हुई है। और इसलिए रेलवे के ट्रैक पे भी पानी आया है। पंप, रेलवे ने 200 पंप लगाया है, 480 पंप कारपोरेशन के है, वो पूरी तेजी से काम कर रहे हैं और पानी फेंकने का काम शुरू है। और सब जगह पे जो वाटर लॉगिंग वाले स्पॉट है, बीएमसी के बड़े अधिकारी जो वरिष्ठ है वो वहाँ खड़े है, वो भी दिखाई दिया। और इसलिए पूरी सिस्टम जो है स्टेट डिजास्टर, रेलवे, एनडीआरएफ और बीएमसी, ये पूरी तरह इसको फेस करने के लिए पूरी तरह अलर्ट है और सब लोग काम कर रहे हैं। वहीं मुंबई में नालासोपारा के पश्चिम समेलपारा इलाके में जो आवासीय परिसर में घुटनों तक पानी भर गया है। छात्रों और नागरिकों को काफ़ी परेशानी इस वक्त हो रही है। नालासोपारा समेत कई इलाके जो निचले इलाके हैं जैसे वसई विरार में भी पानी भरा हुआ है। बारिश से आवासीय परिसर प्रभावित हो रहे हैं। नालासोपारा में आवासीय परिसर डिम्पल अपार्टमेंट में घुटनों तक पानी भर जाने से नागरिकों की जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। मेरे सहयोगी सुनील सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, मुंबई में जब भी बारिश होती है तो खास तौर से हिंदी चैनल हमेशा आफत की बारिश लिखकर लोगों को बताते हैं कितनी ज़बरदस्त बारिश हो रही है। वैसा हर साल होता है, बदस्तूर होता है, सरकार किसी की भी हो, इसका कुछ सोल्यूशन की जो बात होती है वो कहाँ अटकी हुई है और अभी हालात क्या हैं? अंकित, देखिए, इसका सोल्यूशन तभी संभव है जबकि बारिश जो है सीमित दायरे में हो। लेकिन अगर बारिश 1 से 7 बजे के बीच में 6 घंटे के दौरान 300 मिलीमीटर हो गई तो जाहिर तौर पर जो व्यवस्था है पानी निकासी की वो बेकार हो जाती है। हालांकि 2 साल पहले पीएमसी ने जब महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, पालक मंत्री थे आदित्य ठाकरे, तब यहाँ पे लो लाइन इलाके थे, वहाँ पर एक बड़े स्टोरेज टैंक बनाकर उसमें जब तक हाई टाइड है समंदर में, पानी निकासी की जो पानी है वो समंदर में नहीं फेंक सकते हैं, तो जो सड़क के जो बारिश का पानी था उसे वहाँ पर स्टोर करने की एक योजना बनाई थी, जिसका फ़ायदा हमें हिंद माता में दादर में ज़रूर मिलता है, क्योंकि दादर में पहले आधे घंटे भी बारिश होती थी तो वहाँ पर पानी जमा हो जाता था। लेकिन बाकी जगहों पर उस तरह की व्यवस्था नहीं बन पाई है, उतनी व्यवस्था नहीं बन पाई है। लिहाजा अभी हम देख रहे हैं कि ज़रा भी बारिश होती है तो चाहे किंग सर्कल हो, साइन का, चेंबूर का इलाका हो, चूना भट्टी हो, कुर्ला हो, या फिर हम इस तरफ आएँ अगर वेस्टर्न रेलवे की तरफ तो सांता क्रूज, अंधेरी सबवे, मालाड सबवे, बोरीवली, दहीसर, यहाँ पर पानी भर ही जाता है और उसकी कोई व्यवस्था अब तक नहीं हो पाई है अस्थायी तौर पर। हर साल दावे जरूर किए जाते हैं, जैसे इस बार भी मुख्यमंत्री ने बीएमसी के वॉर रूम में गए जहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट का काम होता है, जहाँ से पूरी निगरानी रखी जाती है,
वहाँ से उन्होंने बताया कि 480 से ज़्यादा मोटर पंप लगाए गए जहाँ से पानी निकाला जाता है और वो पानी निकाल कर सड़कों पे पानी न जमा होने की कोशिश की जाती है। लेकिन पानी निकाल कर अब फेंकेंगे कहाँ? नाले में। नाला कहाँ जाता है? समंदर में। और समंदर में उस समय हाई टाइड हो तो दरवाजे बंद रहते हैं तो पानी जा नहीं पाता है, लिहाजा घूम फिर कर पानी वो शहर की तरफ ही आता है और ये अव्यवस्था सी हो जाती है। तो ये मुश्किल सी स्थिति है मुंबई की, जो कि तीन तरफ से समंदर में घिरी हुई है, समंदर से घिरी हुई है और एक तस्तरी जैसा इसका हालत है कि बीच में थोड़ा सा लो लाइन का इलाका है और किनारे किनारे ऊंचाई है, लिहाजा जहाँ पे भी ढलान सा इलाका है वहाँ पर पानी जमा हो जाता है। तो ये स्थिति लगातार बनी रहती है। बारिश अगर ज़ोर से हो और उस दौरान अगर हाई टाइड का वक्त हो तो ये आलम होना ही होना है। कितनी भी व्यवस्था कर ले वो व्यवस्था अपर्याप्त हो जाती है। जो हम इस बार भी हमने देखा कि बारिश रात में हुई थी 1 से लेकर सुबह 7 बजे तक 6 घंटे में, लेकिन 300 मिलीमीटर हुई। तो लिहाजा उस दौरान जो पानी बरसा वो रात को 1:30 बजे जो हाई टाइड का वक्त था उसकी वजह से वो पानी जा नहीं पाया, पानी जमा रहा। वो पानी निकलने में शहर से बाहर समंदर में जाने में तकरीबन 8 से 9 बज गए थे और कहीं कहीं पे हमने देखा कि 10 बजे तक भी पानी था। लिहाजा मध्य रेलवे प्रभावित हुई, खास करके भांडुप में पानी जो पटरियों पर फंस गया था, चुनाभट्टी में पानी पटरियों पर था। तो रेलवे शुरू करने में रेलवे की जो ठाणे से लेकर सीएसटी तक की जो लोकल यात्री है उसमें बाधा आई और वो कहीं बीच में बंद भी हो गई थी सुबह, लेकिन बाद में 8 बजे से वो शुरू हुई थी। लेकिन पश्चिम रेलवे बदस्तूर जारी रही क्योंकि यहाँ पर पटरियों पर पानी इस तरह से नहीं आ पाता है। तो ये सब कुछ व्यवस्था कर पाना अगर ज़्यादा बारिश हो जाए तो बहुत मुश्किल होता है, जिसका खामियाजा यहाँ आम लोग भुगतते हैं और जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज बीएमसी ऑफिस पहुंचे। वहां पर उन्होंने जो बीएमसी का कंट्रोल रूम है वहां हो रही बारिश और उससे पैदा हुई समस्या जो है उसका जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की और उन्हें जरूरी निर्देश दिए। कल रात से मुंबई में हो रही भारी बारिश के कारण मुंबई के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। लगातार बारिश होने के कारण पानी जो है वो रिस नहीं रहा है और इसी की वजह से बहुत सारे ऐसे इलाके हैं मुंबई में जहां पर लगातार पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है। बीएमसी जो कि देश की सबसे अमीर नगर पालिकाओं में से एक मानी जाती है, हर साल करोड़ों रुपए का खर्च करके प्री मानसून जो होता है उसकी तैयारियां की जाती हैं, पोस्ट मानसून और प्री मानसून की तैयारियां की जाती हैं, मगर हर साल एक ही चीज़ सामने आती है, पूरा मुंबई पानी पानी होता है और लोगों को काफ़ी कष्ट का सामना करना पड़ता है। आज भी कुछ ऐसा ही हालात पूर्ण मुंबई में है जहां पर अलग अलग इलाकों में पानी है और कुछ ही देर पहले महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे यहाँ पहुँचे हैं। ये बीएमसी का कंट्रोल रूम है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट। यहाँ से आप पूरे मुंबई में क्या हो रहा है, डिज़ास्टर के समय किस तरीके से एक्शन लेना है, ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ जो है पानी भरा हुआ है, सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ से ऑपरेट की जाती हैं, यहाँ पर दिखाई देती हैं। इस कैमरास पूरे मुंबई में लगे हैं, उनका एक्सेस इस डिज़ास्टर मैनेजमेंट रूम में है। वहीं बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी यहाँ मौजूद हैं, एकनाथ शिंदे यहाँ मौजूद हैं। यहाँ लगातार जो है क्या हालात हैं मुंबई भर में, आने वाले कुछ घंटे मुंबई में और तेज़ बारिश हो सकती है, उसको लेकर लगातार यहाँ चर्चा सीएम जो है वो बीएमसी कमिश्नर से कर रहे हैं। ये पूरा रूम जो है वो कंट्रोल रूम है और बहुत महत्वपूर्ण तरीके से यहाँ पर जितने भी अधिकारी हो या जितने भी यहाँ लोग हों वो काम कर रहे हैं। यहाँ जितनी भी स्क्रीन्स लगी हैं वो कैमरा स्क्रीन्स हैं, सीसीटीवी एक्सेस है, तो यहाँ से ये पता चलता है कि क्या क्या हो रहा है, कौन से इलाके में हो रहा है। आज मुंबई में और कुछ घंटे जो है वो बारिश होने की आशंका है, भारी बारिश हो सकती है जिससे जल जमाव का स्तर भी बढ़ सकता है और उसी के मद्देनज़र जो है अब बीएमसी में बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग ली जाएगी सीएम द्वारा। उसमें कमिश्नर जो है बीएमसी के वो भी मौजूद होंगे। आज मुंबई के लिए बहुत ज़्यादा कठिन दिन होने वाला है क्योंकि आने वाले कुछ घंटे जो है उसमें बारिश बेहद तेज़ हो सकती है। कैमरामैन महेश हलवाई के साथ पारस दामा, एनडीटीवी इंडिया, मुंबई। इस बीच उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कई इलाकों में जबरदस्त बारिश हो रही है। मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 4 धाम यात्रा रोक दी गई है। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश के कारण भूस्खलन की घटनाएं भी हुई हैं। पिथौरागढ़ में एक ऐसी भूस्खलन की घटना सामने आई जिसमें 42 लोग फंस गए थे। एसडीआरएफ ने काफी मशक्कत के बाद इन सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में शिमला में भारी बारिश के चलते भूस्खलन हुआ है और कुछ वक्त के लिए
नेशनल हाईवे 707 को बंद करना पड़ा है। हिमाचल में भूस्खलन की घटनाओं के चलते 80 जगहों पर सड़क जो है वो बंद की गई है। राज्य में कई जगह पर बिजली ठप है। करीब 150 ट्रांसफार्मर काम नहीं कर रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के हल्द्वानी में रामनगर के बेलगढ़ बरसाती नाले में लापरवाही की बरतने की वजह से एक बाइक सवार उस पानी में बह गया। वहां मौजूद लोगों ने बड़ी मशक्कत से उसकी मदद की, उसे दौड़ के बचाया और काफ़ी कोशिश करने के बाद उसकी जान बचाई जा सकी। वहां नाले का जलस्तर अचानक बढ़ गया। बावजूद इसके बाइक सवार उफनते पानी में अपनी बाइक को पार करने की कोशिश में लग गया और पानी में गिर गए। और स्थानीय लोगों ने और प्रशासन ने बार बार वहां पर अपील की थी कि बहुत ज़रूरी होने पर ही लोग घरों से बाहर निकलें और खतरे से बचें। फिर भी लोग लापरवाही कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसे नतीजे सामने आ रहे हैं। हल्द्वानी में गौला नदी उफान पर है, जिससे अब गौलपार स्थिति जो है अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को भी बड़ा खतरा पैदा हो गया है। ये रिपोर्ट हमारे सहयोगी। हल्द्वानी और उसके आसपास के क्षेत्र में पिछले 48 घंटों से मूसलाधार बारिश के चलते आम जनजीवन काफ़ी अस्त व्यस्त हो गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हल्द्वानी के गौलापार, जहाँ पर आप देख सकते हैं जो गौला नदी है उसमें अपना रौद्र रूप धारण किए हुए है, जिसके चलते भूकटाव भी हो गया है। भूकटाव में काफ़ी बड़ा हिस्सा जमींदोज हो गया है, जो कि गौला नदी में समा चुका है। ठीक इसके बगल में इंटरनेशनल स्टेडियम है, जिसे इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। ये भी अब खतरे के जद में आ गया है। नवंबर में यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेल भी होने हैं। उससे पहले जिस तरीके से गौला नदी ने अपना बरसात के चलते रौद्र रूप दिखाया है, उसमें उस जमीन का काफ़ी हिस्सा जमींदोज हो गया है, जिसके चलते अब वहाँ पर खतरे की स्थिति बन गई है। हालांकि सिटी मजिस्ट्रेट ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण भी किया है। उनका कहना है कि स्टेडियम से थोड़ी सी दूरी पर यह भूकटाव हुआ है, जिसके सुरक्षा को लेकर उपाय भी किए जाएंगे। हालात अभी काफ़ी बदतर है। नैनीताल जनपद में अगर बात की जाए तो लगातार भारी बारिश के चलते स्थिति काफ़ी खतरनाक होती जा रही है। गौला बैराज का जलस्तर 38,000 क्यूसेक पहुंच चुका है, जो कि खतरे के निशान से ऊपर है। तराई के क्षेत्रों में भी लगातार बारिश हो रही है, भूकटाव भी हो रहे हैं। स्थिति काफ़ी भयावह बनी हुई है। प्रशासन की टीम भी अलर्ट पर है, SDRF भी अलर्ट पर है। कुमाऊं कमिश्नर ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो अलर्ट पर रहें। खटीमा हो, नानकमत्ता हो, सितारगंज हो, किच्चा हो, इन सभी जगहों पर प्रशासन की टीम काम कर रही है। खासतौर से जो सड़कें बंद हैं उनको खोलने का भी काम किया जा रहा है। स्थिति पर सभी की नज़र बनी हुई है। हल्द्वानी से हर्ष रावत, NDTV इंडिया। एक बार फिर से आपके लिए एक सवाल है, जिस पर आप अपनी राय जो है उसे QR कोड जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है उसे स्कैन करके दे सकते हैं और अपना जवाब NDTV को भेज सकते हैं। सवाल है कि क्या बद इंतजामी के कारण बारिश से ज्यादा तबाही हो रही है? इसका जवाब आप QR कोड को स्कैन करके दे सकते हैं। हरियाणा के पंचकुला के पिंजौर के पास हरियाणा रोडवेज की बस पलटने से एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 40 से ज़्यादा स्कूल के बच्चे घायल हो गए। घायलों को पिंजौर और पंचकुला के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। वहीं इस हादसे में गंभीर रूप से घायल एक महिला को PGI चंडीगढ़ रेफर किया गया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हादसे की वजह ओवर स्पीड को बताया जा रहा है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने ड्राइवर और कंडक्टर को सस्पेंड कर दिया है और मामले की जांच के आदेश दिए गए। इस समय हम उस बस के पास हैं जिसमें स्कूल के बच्चे सुबह ट्रैवल कर रहे थे और ये तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि ये बस ओवरटर्न हो गई थी। तो कहीं ना कहीं ये पाया जा रहा है कि ड्राइवर इसको तेज़ रफ्तार से चला रहा था और उसका कंट्रोल उस टाइम पे नहीं कर पाए जब ये ओवरटर्न हुई। और ये तस्वीरों के माध्यम से दिखा सकते हैं, यहाँ खून के भी धब्बे हैं क्योंकि स्टूडेंट्स अराउंड 40 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस पूरे एक्सीडेंट में उनको चोटें लगी हैं। और ये तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं कि सभी के सभी जो विंडोज़ हैं सभी टूट चुके हैं। तो क्या कारण था ये जो बस है ओवरटर्न हुई, इसकी तो अभी जो इन्वेस्टिगेशन है ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया और विधानसभा स्पीकर ने ये बिल्कुल क्लियरली कहा है कि जो भी
गिल्टी पाया जाएगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। और ये अगर तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं तो ये बस अपना बैलेंस क्यों खो चुकी, क्योंकि यहाँ के लोग जो यहाँ पे मौजूद थे उनका ये कहना था एक तो 60 से 70 लोग, क्योंकि अगर बस की कैपेसिटी की बात करें तो 40 से ज़्यादा लोग नहीं आने चाहिए, और साथ में जो वेजिटेबल सब्जियां थी उसको भी लोड किया गया था। तो उस बात को लेके ये पाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो ड्राइवर है वो अपना कंट्रोल खो चुका, और कंट्रोल खोने के बाद ये बस ओवरटर्न होगी। तो ये अब तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊंगा, मैं अपने कैमरामैन साथी को कहूँगा ये ब्रोकन शीशे हैं जो तोड़े गए हैं यहाँ विंडोज़ के, तो यहाँ से ये दिखता है कि जो बच्चों को चोट लगी है कहीं ना कहीं इन शीशों से जो ये टूटे हैं इनसे भी लगी है। और ये देखो ये हम अंदर जाके बिल्कुल बस में दिखा रहे हैं कि कैसे ये बच्चे इसमें उस समय, क्योंकि ये ओवर पैक थी, ये पाया जा रहा है। अगर हम सीटों की बात करें 40 से 45 लोग ही आ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ओवर क्राउड और ओवरलोडिंग करके, और साथ में देखो ये वेजिटेबल्स लेने के साथ करके बस में इतना इम्बैलेंस हो गया कि बस में इतना लोड था कि जब ड्राइवर ने हाई स्पीड पे ब्रेक मारी उस टाइम पे ये बिल्कुल ओवरटर्न होगी। और 40 से ज़्यादा जो स्कूल स्टूडेंट है वो इसमें गंभीर चोटें ले ली, और उन्होंने कहा कि जो अगर ओवरलोड और हाई स्पीड पे ना होती बस तो हो सकता है ये एक्सीडेंट ना होता। तो अभी क्योंकि सभी स्टूडेंट्स हैं जो हॉस्पिटल में हैं और अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और जो यहाँ के लोकल लोग हैं तो उनका ये भी कहना है कि यहाँ पे रोड्स रिपेयर नहीं होती प्रॉपरली, तो ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन ये तस्वीरें दर्शाती है कि बस का एक्सीडेंट कैसे हुआ। लेकिन लकीली क्योंकि अभी हमने डॉक्टर से बात की है तो वहाँ पे किसी भी स्टूडेंट को कोई गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन सभी के सभी 40 से ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं वो अभी हॉस्पिटलाइज्ड हैं, वो अपना ट्रीटमेंट वहाँ से ले रहे हैं। कैमरामैन राजेश के साथ गुरप्रीत सिंह चीना फॉर NDTV पंजाब हरियाणा।